हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। हमारे अतीत क्लास 6 के क्रम में यह अध्याय 5 है। इसमें राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 5। अब इसमें शुरुआत यहाँ से होती है कि लगभग 50 वर्षों से हम शासकों के चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। आज के समय में कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। अश्वमेध यज्ञ भी ऐसा ही एक आयोजन था जहाँ घोड़े को राजा के लोगों को देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। घोड़ा को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद राजाओं के यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उनका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर रानी, पुत्र, कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना भर था। पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। वैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण की बात है। इस समय उत्तर भारत में गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक कहे गए। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अन्य ग्रंथ भी शामिल थे। अब पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान संपादन की विधियाँ बताई गई। सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। उस समय समाज के कई समूह थे। पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। कुछ पुरोहित जहाँ योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक, व्यापारी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य थे। इनमें से कृषक, पशुपालक और व्यापारी तीनों आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, जिनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिला तथा शूद्र को वेदों के अध्ययन का अधिकार भी नहीं था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होगी। बाद में कुछ लोगों अछूत माना गया। अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। इनमें वो लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने एवं जलाने का काम करते थे। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे स्वयं को। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों को भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। छुआछूत की आलोचना करते थे। लेकिन उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। वहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। अब जनपद पर आते हैं। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों का राजा माना जाने लगा। जनपद शब्द का था कि जन के बसने की जगह होता था। ये जन का राजा नहीं, अब जनपदों का राजा था। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों में कई बस्तियाँ खुदाई की। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर का मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा की खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। मवेशियों में जानवर पालते थे। चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें मिली।
लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र रूप में जाना जाता था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बर्तनों में चित्रकारी की गई थी। आमतौर पर सरल रेखाएं एवं ज्यामितीय आकृतियाँ होती थी। हम महाजनपद पे आते हैं तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाता था। अब ये बड़े जनपद हुआ करते थे। महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती थी। कई राजधानी में किलाबंदी हुई रहती थी, जिसमें चारों ओर लकड़ी या ईंट या पत्थर की दीवारें बनाई जाती थी। लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करवाया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और ऊंची प्राचीर या एक दीवार बनवाते थे। अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उसके क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना होती थी। लाखों की संख्या में ईंट और पत्थर का इंतजाम होता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चे अधिक अथक परिश्रम से संसाधन की आवश्यकता होती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन पूरे साल दिया जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों में किया जाता था। अब जैसे यहाँ पे ये महत्वपूर्ण जनपद एवं महानगर, जैसे गांधार एक जनपद था, महानगर था, महाजनपद था। जैसे तक्षशिला हो गया, अवंती है, कौशाम्बी है, वैशाली है, मगध है, वज्जी है, अंग है। इन सभी को आप पॉइंट आउट कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। महाजनपदों में ऋग्वेद में राजाओं उल्लेख। कौशाम्बी में किले की दीवार आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार के अवशेष है। लगभग 2500 साल पहले बनाई गई थी। कर। महाजनपदों में राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। महाजनपद में राजा लोगों को समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर नियमित रूप से कर वसूलने लगा। जैसे इसमें पॉइंट ये है कि फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे। अधिकांश लोग कृषक ही थे। उपज का 1/6 हिस्सा निर्धारित था, उसे भाग कहा जाता था। अब भाग किसे कहा जाता था? 1/6वां हिस्सा जो कृषि पे लगता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगता था। प्रायः श्रम के रूप से चिकाया जाता था। बुनकर, लोहार, सोनार राजा में महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर एवं उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान बेचने पर कर देना होता था। आखेटक संग्राहक जंगल में वस्तुएं देनी पड़ती थी, प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा कृषि में। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 परिवर्तन आए। हल के फाल लोहे के बनने लगे और कठोर जमीन लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोता जाने लगा। इसमें फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, धान और पौधों को रोपण शुरू किया गया। खेतों के बीच में छिड़क कर खान उपजाने के बजाय पौधों को तैयार करके रोपण शुरू किया गया। पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह पाए और पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। काम ज़्यादातर दास, दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण में मेनली ये रहता है कि उस समय कैसे जो है नगर हुआ करते थे। यहाँ पे 2 नगरों के बारे में है। पहला है मगध, दूसरा है वज्जी। मगध में कहा गया है कि लगभग 200 साल के भीतर मगध महत्वपूर्ण जनपद बना। गंगा, सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में लाया गया। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ तैयार किए गए और लौह अयस्क की खदानें भी थी यहाँ पे, जिसमें मजबूत औजार और हथियार उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतकर हर संभव साधन अपनाते थे जीतने के लिए। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र हुई। आज का पटना उसी राजधानी को बनाया गया है। 2300 साल से भी पहले की बात है, जब मैसेडोनिया में राजा सिकंदर को विश्व विजय करना चाहते थे, परंतु पूरी तरह सफल ना हो सके। वह अभी मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गए। मगध की ओर कूच करना चाहा, परंतु सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारतीय शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी।
अब इसी तरह भगत की तरह का एक राज्य जो वज्ज था, जैसे यह मगध के नज़दीक ही था, इसकी राजधानी वैशाली थी। यह एक यहाँ अलग किस्म की एक शासन व्यवस्था जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक स्थान शासन से एक साथ शासन करते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे। बहस और वाद विवाद के जरिए करते थे, क्या करना है तय करते थे, क्या करना है, किस तरह करना है, शत्रुओं से निपटना कैसे है, मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कुंभकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ और संघ के संबंधित थे। बौद्ध संघ साहित्यिक संघ के जीवन में बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। गण का मतलब होता था, शब्द का मतलब कई सदस्यों का समूह, संघ का मतलब संगठन या सभा। अब वज्र संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में किया गया है। दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ का है। बुद्ध के व्याख्यान 2300 साल पहले लिखा गया था, जिसमें अजातशत्रु और वज्र संघ, अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, परंतु उन्होंने अपने मंत्री वत्स्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध से पूछा, क्या वज्र की सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तब जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने वज्रयासी तब तक उन्नति करते रहेंगे उन्होंने कहा कि तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और बातों का ध्यान रखेंगे। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों गाँव एवं चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलियों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने में कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद उनका राज्य लगभग 1500 साल तक पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली और राज्य में शामिल कर लिया। अब अन्यत्र पे आते हैं। एटलस में यूनान एवं एथेंस को ढूंढें। एथेंस आपको पता है लगभग 2500 साल पहले एथेंस में लोगों के शासन व्यवस्था की स्थापना की, जहाँ पे प्रजातंत्र या गणतंत्र था। यह व्यवस्था 200 सालों तक लगभग 200 साल तक चली। 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, वे दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेती थी। साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में नागरिक भाग लेते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना तथा नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारिक शिल्पकार एथेंस में रहने और काम करने वाले से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यालयों में काम कर रहे दासों को अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? ये तो खैर विचार का विषय है। इसके बाद कुछ तिथियां ध्यान दे दीजिए। नए शासक 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण का बाद दीर्घ निकाय के लेखन के हिसाब से 2300 साल पहले। गढ़ और संघ लगभग कब तक थे? इनका अंत कब हुआ? 1500 साल पहले। इसके साथ ही यह अध्याय खत्म होता है। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।